Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 and the name of chapter is executive. Previously we have completed part 1 of the following chapter. Now we are continuing with the part 2. I will provide the link of part 1 in the description box. You may check from there. Okay, so let us start. The next heading is Prime Minister and the Council of Minister. बेसिकली स्टेप अब हम जो वीडियो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हमारी पहली हेडिंग है उसके अंदर आप पढ़ोगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, जो केंद्र सरकार मतलब जो केंद्र के पार्टी मेजोरिटी में आई है उसका हाउस ऑफ द लीडर कौन बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और एक बात और याद रखना, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर बेसिकली तीन तरह के मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। So let us start. The Prime Minister becomes the most important functionary of the government in our country. As you know that Prime Minister is our most important part of executive. ठीक है। और अगर मतलब कि चाहे आप देख लो संसद के अंदर या देश के जो भी इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट अपनी किसी भी पावर को यूज करते हैं जब तो वो किसकी एडवाइस लेते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, जहां पे संसदीय व्यवस्था है वहां पे कार्यपालिका, इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। एक बात और याद रखिएगा, जब तक प्रधानमंत्री के पास लोकसभा के अंदर, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है तब तक ही वो प्रधानमंत्री हैं। अगर अपोजिशन पार्टी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, अविश्वास प्रस्ताव की हमें सरकार के पास मतलब मेजोरिटी नहीं है, इस चीज का विश्वास है, तो वो विश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर पेश कर सकती है। फिर उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इनको मिनिस्टर को टाइम दे देते हैं 1 महीने का कि आप अपने टाइम मतलब इस टाइम के अंदर अंदर मेजोरिटी प्रूव कीजिए संसद के अंदर 1 महीने के अंदर। ठीक है। तो दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज आल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी है संसद के अंदर तब तक वो ताकतवर है, वो डिसीजंस ले सकते हैं। डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन मतलब व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय, कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। पहली चीज याद रखना, ये सिर्फ एडवाइस करते हैं किसको? राष्ट्रपति को। अपॉइंटमेंट मिनिस्टर का होगा इन्हीं के द्वारा। और अगर राष्ट्रपति को किसी मंत्री को हटाना है मतलब उसका पोर्टफोलियो चेंज करना है तो प्राइम मिनिस्टर ही उसको एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर की जगह इसको रेलवे मिनिस्टर बना दो, तो ये एडवाइस कौन देंगे? प्राइम मिनिस्टर देंगे। एलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। मैंने आपको बताया किस मंत्री को क्या मंत्रालय देना है, ये एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियोरिटी एंड पॉलिटिकल इंपोर्टेंस द मिनिस्टर आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो जो पार्टी में सीनियर लीडर होता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। जो मतलब थोड़े कम एक्सपीरियंस्ड हैं वो डेप्यूटी मिनिस्टर बन जाते हैं, और जो थोड़े मतलब और कम है या और ठीक है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया जाता है। इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर ऑफ द, और इसी तरह राज्य के अंदर अगर आप बात करोगे तो चीफ मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का, या में जो जिस पार्टी की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें आई हैं वो गवर्नर जी के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति को हाउस ऑफ लीडर बना दो। अब जब वो हाउस ऑफ लीडर बनेंगे तो वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। फिर वो गवर्नर को एडवाइस करेगा कि भाई इन आदमियों को आप ये मंत्रालय दे दो या इन व्यक्तियों को। तो देखो, अब इसी तरह सेम ये राज्य में है। जैसे देश में राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, राज्य के अंदर गवर्नर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक राज्य के अंदर गवर्नर ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो सीएम है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव कौन है या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? वो गवर्नर है। इन द सेम मैनर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट चूज मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कोalition। अगर गठबंधन की सरकार है तो उसमें से मंत्री चुनते हैं चीफ मिनिस्टर, और केंद्र लेवल पे प्रधानमंत्री एडवाइस देते हैं किसको? राष्ट्रपति को, कि इन व्यक्ति को मंत्री बना दी जाए। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है,
अगर मतलब कि मान लो जो भी व्यक्ति मंत्री बन रहा है उसको पार्लियामेंट का मेंबर, मान लो अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो अगर केंद्र सरकार में कोई व्यक्ति मंत्री बन रहा है तो उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। पर अगर मान लो वो व्यक्ति मेंबर नहीं है, वो तब भी मंत्री बन सकता है। उसको ऐसे में 6 महीने दे दिए जाएंगे कि 6 महीने का टाइम है भाई, या तो लोकसभा से मेंबर चुन के मतलब इलेक्शन लड़ के आओ, या राज्यसभा से। जनरली क्या होता है, राष्ट्रपति जी उसको नॉमिनेट कर देते हैं, तो या फिर अगर वो राज्यसभा की सीट पे इलेक्शन लड़ के आता है तो इस तरह उसको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदन में से किसी सदन का मेंबर बनना पड़ता है, अगर वो किसी सदन का मेंबर नहीं है जब उसको मंत्री अपॉइंट किया जा रहा है उस टाइम। देखो अगली बात यही है, इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है कोई व्यक्ति, अगर वो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति है, वो इलेक्शन लड़ा लोकसभा का और इलेक्शन में हार गया, वो तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर उसको मेजोरिटी ऑफ, जिस पार्टी की मेजोरिटी आई वो राष्ट्रपति जी के पास जाके कहें कि इसको प्रधानमंत्री बना दो, तो वो बन जाएगा। उसको 6 महीने का टाइम दे दिया जाएगा, या तो लोकसभा से मेंबर बने या राज्यसभा से। इसी तरह राज्य के अंदर है, अगर कोई व्यक्ति सीएम बन रहा है तो उसको, अगर वो कहीं दोनों सीटों से या जहां से भी इलेक्शन लड़ रहा है वहां से हार गया था, तो उसको 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन द 6 मंथ, के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होना ही पड़ेगा। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने के अंदर जैसे 3 तरह के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब इनकी संख्या कितनी होगी, तो देखो जितनी भी सीटें हैं उसका 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सीट है, ठीक है, तो 100 सीट में से यानी मंत्री कितने बनेंगे, सिर्फ 15 लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट का ये उसका नहीं देखा जाता कि उस पार्टी की मेजोरिटी कितनी सीटें आई, उसका 15% ना, टोटल नंबर ऑफ सीट जो हाउस की है, सदन की है, उसका 15%। एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, से ज्यादा नहीं हो सकती, कम तो हो सकती है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और असेंबली इन केस ऑफ स्टेट। तो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के अंदर जैसे मान लो हमारे यहाँ 543 है, ठीक है, 2 तो नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, वो खत्म हो गए, अब मतलब उनकी पोस्ट खत्म कर दी है एंग्लो इंडियंस की, तो अब 543 है, तो 543 का 15%, जितना भी बनता है 70 के आसपास, तो उतने लोग मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, 15% किसका, हाउस ऑफ द पीपल का। और अगर हम राज्य की बात करेंगे एक स्टेट की, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीटें हैं, तो 403 सीटों का 15% यानी 61 टू जितने भी बनती है, तो उतने लोग मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य के अंदर और हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा केंद्र लेवल पे। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और अगर केंद्र लेवल पे बन रहे हैं मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रति, याद रखना। दिस प्रोविजन मीन दैट अ मिनिस्ट्री विद विच लॉसेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लिग्ड टू रिजाइन। तो अगर कोई मंत्री या कोई मतलब कि पार्टी अगर उसको मेजोरिटी चली गई है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास हो गया है, विश्वास प्रस्ताव, और ये प्रूव हो गया कि उस पार्टी की मेजोरिटी नहीं है, तो उस पार्टी को या उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। The principle indicate that the minister is an executive committee of the parliament and it collectively governs on the behalf of the parliament। तो मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे ही काम करते हैं, और आप पता ही है वो आंसरेबल भी, जवाबदेही भी उनकी कहाँ बनती है। जैसे कि मैंने अभी बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के। तो एक मंत्री से जवाबदेही जो अपोजिशन पार्टी पूछेगी वो कहाँ पूछेगी, संसद के अंदर खड़े होके। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मंत्री गलत करता है तो वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी जाएगी, मतलब कि गलती माननी जाएगी। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट implies that a vote of non confidence even against a single minister lead to the resignation of the entire council of minister। तो अगर मान लो एक मंत्री के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव, तो ये मान्य होगा कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना पड़ेगा, जितने भी मंत्री बने हैं, मतलब वो सरकार गिर जाएगी। अगर किसी भी मंत्री या किसी भी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो उस पार्टी को वो सीट छोड़, मतलब कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। Also indicate that if a minister does not agree with the policy or decision of the cabinet or she must either accept the decision or resign। तो देखो अब यहाँ पे एक छोटी सी जरा सी कमी कह सकते हैं हम इसे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको
पेपर पे ही समझाता हूँ। ये है एक्स पार्टी का कोई मिनिस्टर है, ये वाई मिनिस्टर है किस पार्टी का? एक्स पार्टी का। भाई पार्टी कह रही है कि ये काम होना है, हालांकि ये मिनिस्टर कह रहा है कि इसके अंदर कुछ कमी है और इसको ना करो। अब यहां पे इसकी नहीं चलेगी, इसको पार्टी की बात माननी पड़ेगी। यह है संविधान के अंदर प्रोविजन। तो अगर जो कैबिनेट डिसीजन ले रही है वो इसको मानना पड़ेगा, चाहे इसके अंदर कमी है बिल के, इसको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर ये पार्टी के खिलाफ जाता है कि नहीं, वोट नहीं डालता फेवर में इसके या विरोध करता है, तो फिर इसको पार्टी क्या कर देगी? डिस्क्वालीफाई कर देगी या फिर इसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन, या तो इसको एक्सेप्ट करे निर्णय को जो पार्टी ने पास किया है, या फिर रिजाइन कर दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो गया ना लूप होल कि भाई ये आदमी सही बोल रहा है कि इसमें कमी है, इसे ना करो, पर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि पार्टी ने डिसाइड किया है। और अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर इसी को रिजाइन देना पड़ेगा या इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू द पॉलिसी फॉर विच देयर इज अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर जो पार्टी मतलब कि जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड कर रही है उसके प्रति आपको एग्री करना पड़ेगा। जो भी मंत्री है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, चाहे वो उसके खिलाफ ही है, पर उसको जब वोटिंग होगी तो उसके फेवर में वोट डालना पड़ेगा। द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु होती है या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगी, मैंने पहले भी बताया था। बट द डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ अ मिनिस्टर ओनली क्रिएट अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। देखो अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया या इनका डेथ हुआ तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाएगा। पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कोई मिनिस्टर है, मंत्री है, अगर ये रिजाइन करता है या इसका डेथ होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं गिरेगी, बस इसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि भाई मतलब एक्स व्यक्ति को ये वाला मंत्रालय दे दो, तो प्रेसिडेंट एक्स मंत्री को या जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, वो उसको ये पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। पर अगर ये रिजाइन करते हैं तो फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में प्राइम मिनिस्टर लिंक का काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो प्राइम मिनिस्टर जी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से लेकर राष्ट्रपति जी को देंगे। द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन द क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव के इंपॉर्टेंट निर्णय लेने होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी ही लेते हैं, और आप जानते हो हाउस ऑफ द लीडर यही है, तो मेन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Thus the power wielded by the prime minister flows from various sources। जैसे कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है, या प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, या उनको भी सबको मतलब कि रिजाइन करना पड़ेगा। लोकसभा के लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीन, और ब्यूरोक्रेटिक जो मशीनरी है हमारे यहाँ, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर भी इनकी कमांड होती है। हालांकि ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट में अगर आप देखोगे तो राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। एक्सेस टू मीडिया, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी ड्यूरिंग द इलेक्शंस, प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिट एज वेल एज फॉरेन विजिट। अगर दूसरे देश को में जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हम ही जनरली हमारे यहाँ से जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंट्री का। ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, आप एक बार चैप्टर की रीडिंग भी कर सकते हैं, वहां पे भी ये सब चीजें लिखी हैं। अब ये तो था केंद्र लेवल पे। अगर अब हम राज्य लेवल की बात करें, सेम यही है, जहां पे पीएम शब्द लिखा है वहां पे सीएम लिख देना, और जहां पे प्रेसिडेंट है वहां गवर्नर, बस ये फर्क है अगर आप राज्य के स्तर पे इसकी बात करोगे। सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट थ्रू सम वेरिएशन। जैसे द मोस्ट इंपोर्टेंट वेरिएशन इज दैट देयर इज अ गवर्नर, राष्ट्रपति की जगह गवर्नर आ जाएंगे राज्य के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, और राज्य सरकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर। अच्छा देखो, गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, और एक गवर्नर बनने के लिए 35 साल और साउंड माइंड होना चाहिए व्यक्ति। दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर किसकी तरह काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की तरह। प्राइम मिनिस्टर देश के लेवल पे, चीफ मिनिस्टर राज्य के लेवल पे। इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली, द गवर्नर हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर, और गवर्नर के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे कि देश के लेवल पे राष्ट्रपति के पास है। हाउएवर द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट्स एट द स्टेट लेवल टू। तो सेम यही व्यवस्था जो केंद्र लेवल पे हमारे यहाँ राज्य लेवल पे भी होती है।
परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी में आप जानते ही हो, आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ये सब है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इन्हीं को हम कहते हैं। पर याद रखना ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्योंकि इनको तो हर 5 साल बाद इलेक्शंस लड़ना है और खड़े होना है, और वो अगर जनता ने चुना तो ही अगली बार बनेंगे। पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जनरली हम किसको मान के चलते हैं? हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं एक ग्रेड के। इन डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड द, अच्छा देखो एक बात और परमानेंट एग्जीक्यूटिव की मैं आपको बात बता दूं, जनता के प्रति उत्तरदायित्व किसका है? नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का तो जैसे उनका तो एग्जीक्यूटिव के प्रति हो सकता है, मतलब कि आंसरेबल वो हो सकते हैं, जनता के प्रति भी है जिम्मेदारी, पर नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव की ज्यादा है जनता के प्रति जिम्मेदारी। In democracy, the elected representative and the ministers are in charge of government and the administration is under their control and supervision। आप जानते हो कि जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके मतलब कहे हुए कामों को करते हैं। द लेजिस्लेचर आर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और विधायिका का भी कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि विधायिका ही तो कानून बनाती है और कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है उसको लागू करना। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो भी विधायिका ने कानून बनाया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को उनको लागू करना पड़ेगा, वो उससे डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल होता है। और आप जानते भी हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मंत्री लोग ऑफिसर्स का मतलब उनको निर्देश देते हैं कार्य करने के लिए। इंडिया हैज स्टैब्लिश प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, हमारे यहाँ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है, हर चीज प्रॉपर वे में है कि भाई जो भी एग्जीक्यूटिव की द्वारा कहे गए काम है या लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए कानून है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी को मानने पड़ेंगे। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी, अगर आप बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज, याद रखना आईएएस ऑफिसर इन सब की बात कर रहा है, ऑल इंडिया सर्विसेज के केस में राज्यसभा को ज्यादा पावर है, याद रखना, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में पीसीएस आ जाते हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारी यूपीएससी आ जाती है जो कंडक्ट कराती है एग्जाम। एम्प्लॉइज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड टेक्निकल या स्टेट जो बोर्ड होते हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड, जैसे सेंटर की रिक्रूटमेंट बोर्ड BCD ग्रेड के SSC करता है, इस तरह से। टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं या सरकारी चीजों के लिए मतलब की कार्य कर रहे हैं, वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूपीएससी को ये जिम्मेदारी दी जाती है आईएएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट्स को मतलब अपॉइंटमेंट, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कंडक्ट करने की जिम्मेदारी यूपीएससी की है। और यूपीएससी के केस में मैं फिर कह रहा हूँ राज्यसभा को ज्यादा पावर है। सिमिलरली राज्य के अंदर भी होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीपीसीएस अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, और एमपीपीसीएससी, ठीक है। मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। अब देखो जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा। और जहां तक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है उनका? जनरली गवर्नर के द्वारा। देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू थ्रो द इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इनका रिमूवल, इनको हटाना अगर होगा तो कैसे होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज में मतलब कि वहां पे जाके केस होगा और वो सब चीजें जो है प्रावधान। The bureaucracy is an instrument through which welfare policies of the government must reach with the people। तो देखो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ने तो कानून बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने, नेता ने कह दिया कि भाई इसको लागू करो। अब वो लागू कौन करेगा? जनता तक पॉलिसी को कौन पहुंचाएगा? ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए तो आप देखो यूपीएससी के सिलेबस में क्या एक सब्जेक्ट या एक जनरल स्टडीज के पेपर में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट भी है, उसमें ये ब्यूरोक्रेसी तो आती है। ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। तो ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता होता कि जनता क्या चाहती है, वो तो नेता को पता है। नेता ने जो पास कर दिया है नियम कानून, बस ब्यूरोक्रेसी की तो जिम्मेदारी है कि उसको जनता तक पहुंचाना, उस पॉलिसी को लागू करना। हाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन कैन बी सेंसिटाइज्ड।
Only if the democratically elected government control the bureaucracy, some of these problem can be effectively handled. तो देखो, अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो उसको पता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, वो पॉलिसी बनाएगी और ब्यूरोक्रेट्स उन पॉलिसी को लागू करेगा, जनता की समस्या दूर होगी। अब मान लो अगर सरकार लोकतांत्रिक ना हो या डिक्टेटर हो, मोनार्की हो, तो फिर क्या होगा? वो उल्टे सीधे डिसीजन लेगा डिक्टेटर या मोनार्क, अब ब्यूरोक्रेट्स को उन्हें लागू करना पड़ेगा। अब उसमें जनता की जरूरतें पूरी हों चाहे ना हो। पर डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जो लीडर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो चुना गया है, वो रेस्पॉन्सिबल है, वो जवाबदेही होगी उसकी। जब दोबारा से अगले इलेक्शन में अगर अच्छे काम कर रखे होंगे तो जनता दोबारा चुन लेगी, नहीं तो नहीं चुनेगी। ओनली on the other hand, too much political interference turned the bureaucracy into an instrument in the hands of the politician. अब देखो, एक समस्या आप जानते हो इंडिया के अंदर ये भी है कि अगर नेता का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जस्ट अ पपेट बन के रह जाएगी। किसके हाथ की? पॉलिटिशियन के हाथ की। तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है, कंट्रोल चाहिए क्योंकि आंसरेबल है भाई वो नेता जनता के प्रति, पर इतना भी ना इन्फ्लुएंस हो कि ब्यूरोक्रेट्स सही डिसीजन ही ना ले पाए, सही तरह से पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ना हो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट। आप जानते हो हमारे यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का इंडिपेंडेंट मशीनरी है, यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है, इस तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड बनाए गए हैं। तो सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इन सब के द्वारा। एक बात को सोचो, अगर आप मान लो आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर या ये सब ऑफिसर्स अगर मिनिस्टर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते तो क्या होता? तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवस्था ही कुछ और होता है। इसीलिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट रखा गया है। इनके अपॉइंटमेंट जो बोर्ड करते हैं, जो यूपीएससी है या इस तरह से जो बोर्ड बने हैं, तो इसको उनको इंडिपेंडेंट इसीलिए रखा गया ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो। पर फिर वही बात आती है, कल को आप देखो बहुत सारे जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, अगर वो कुछ कार्य करना चाह रहे हैं अपने जो एरिया में, तो फिर कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के तहत वो कर नहीं पाते उन कार्यों को। ट्रांसफर जैसी चीजें, वो सब आपने सुना ही होगा, बहुत सारे ऑफिसर्स के होते रहते हैं। It is also felt that enough provision are not there to ensure accountability of the bureaucracy to the citizens. और कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स को इतना ज्यादा मतलब कि अकाउंटेबल नहीं बनाया गया है। हालांकि देखो, अकाउंट नेता को तो बनाया गया है, यहाँ ये अच्छी चीज बोल रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स भी थोड़े बहुत तो अकाउंटेबल हों जनता के प्रति, ठीक है ना, ताकि अगर मान लो कि नेता ने कुछ गलत डिसीजन लिया है तो ब्यूरोक्रेट्स कम से कम कह तो पाए कि हाँ भाई देखो तुमने गलत डिसीजन लिया है और इसमें ऐसा करने से ऐसे होगा, क्योंकि उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनेगी ना जनता के प्रति। तो ये चीज होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जनता के प्रति। हालांकि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, ठीक है, पर फिर भी अच्छे से इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी भी आएगी। देर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट मेजर लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, ये सब अच्छी चीजें हैं जिससे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है जनता के प्रति। आरटीआई एक्ट 2005, पब्लिक ऑफिसर से हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं, आप जानते हो, आरटीआई एक्ट डालकर। और 10 रुपए इसकी फीस है। ये भी बहुत आसान है। आरटीआई ऑनलाइन अगर केंद्र लेवल पे डालना है, तो अगर राज्य के लेवल पे है तो स्टेट के आरटीआई ऑनलाइन पे अप्रोच करना पड़ता है। तो इन सब चीजों ने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया है। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा पूर्ण रूप से। वीडियो इसका पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट, अगर देखिए किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, मैंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बहुत ही जल्द हम चैप्टर नंबर 5 की वीडियो भी अवेलेबल करा देंगे, लेजिस्लेचर, विधायिका के बारे में। बाकी आप स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब नाम कमाइए, अपने पेरेंट्स को, इस सोसाइटी को अच्छा बनाइए, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए और खुद भी स्वस्थ रहिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और बड़े एम्स रखिए अपने लाइफ में, तो आपको आसानी रहेगी उन चीज़ों को अचीव करने की। और मेहनत खूब कीजिए, ठीक है। जो जैसे अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है ना कि जो बड़े एम्स देखते हैं कि उनकी और मेहनत अच्छे लेवल की करते हैं, वो ही ऊंचाइयों को छूते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।